हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी PYQ एंड दिस इज सत्यम परमार। आज के सेशन में हम देखेंगे पीजीटी का पेपर। इसमें हम सॉल्व कर रहे थे, जिसमें पार्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। ये पेपर 2013 का है। इसका पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट में हमने टोटल 35 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। ये 36 से हम शुरू करेंगे। इतने ही क्वेश्चन करीब इसमें सॉल्व करेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड जो ऐप है GS बाय दिवाकर सर, ये प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। ये ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि इस ऐप में आपको कोर्स एंड बैच सभी मिल जाएंगे, जिसमें PDF है, वीडियो फॉर्मेट में सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है। उत्तराखंड की सर्वोच्च सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है नंदा देवी। इसमें देखिए, प्राचीन देव भूमि क्या बोला जाता है इसको? देवों की भूमि इसकी उपमा दी जाती है। विभूषित देश के 27वें राज्य उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। जनसंख्या की दृष्टि से यह सबसे बड़ा हिमालयी राज्य है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी या फिर सर्वोच्च चोटी है नंदा देवी, जिसकी की हाइट है 7817 मीटर इसकी हाइट है। राज्य का सर्वोच्च ये शिखर माना जाता है उत्तराखंड का। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन साधन है। सबसे सस्ता कौन सा है? सड़क परिवहन, जल परिवहन, रेल परिवहन या फिर वायु परिवहन। तो सबसे सस्ता जो माना जाता है वो माना जाता है आपका जल परिवहन। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसके बारे में भी। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिधान या फिर परिवहन साधन माना जाता है जल परिवहन। परिवहन के साधनों में जल परिवहन बहुत ही प्राचीन साधन है। रेल के जन्म से पूर्व, यानी कि जब रेल का जन्म भी नहीं हुआ था उससे पहले ही जल परिवहन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक प्रमुख साधन रहा था। भारी वस्तुओं के परिवहन में जल मार्ग सबसे सस्ते एवं प्रदूषण मुक्त साधन है। यहाँ पे क्या होता है, कोई प्रदूषण नहीं होता है और भारी सामान एक देश से दूसरे देश या फिर एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हीरा एक कायांतरित चट्टान है। इसका मूल रूप क्या है? मूल रूप इसका क्या है? बलुआ पत्थर है, नीस है, कोयला है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो मूल रूप होता है वो होता है कोयला। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कार्बनिक तत्वों से निर्मित सेलों की रचना प्रत्यक्ष रूप से वनस्पतियों के अवशेष के जमाव, जो वनस्पति होती हैं उनमें जो जमाव आ जाते हैं, अवशेष जो जम जाते हैं, तथा संगठित होने से इसकी रचना होती है। अधिक दाब एवं ताप के कारण इनका रूप बदलता रहता है। ताप पड़ता है, इन पर दाब पड़ता है, इसके कारण क्या होता है, इनका रूप बदलता रहता है। पहले कोयला का निर्माण होता है और अधिक जो परिवर्तन से हीरा का रूप धारण कर लेता है। ये क्या होता है, जब ज़्यादा इसमें परिवर्तन होता है, ताप बहुत ज़्यादा होता जाता है, तो ये क्या बन जाता है, हीरा बन जाता है। हीरा भी कार्बन का प्रतिरूप माना जाता है या फिर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप सभी को टेट, CTET, DSSB, KBS, दिल्ली पुलिस या फिर SSC, CGL इन सभी के लिए तैयारी करनी है, GS पढ़नी है, तो GS के लिए आप मेरा चैनल है कॉम्पिटिटिव क्लासेस सत्यम परमार, आप सर्च करेंगे तो उसमें आपको चैनल मिल जाएगा। तो वहाँ से आप इसको सब्सक्राइब कर लें, जिसमें आपको GS, अभी हिस्ट्री चल रही है, हिस्ट्री कंप्लीट करा के आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सभी कंप्लीट कराएंगे। तो अगर अभी तक आपने वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट और देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था? गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? वो किया था आपके अर्निस्ट नेस ने किया था। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग अर्निस्ट नेस ने किया था। एजी टांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। जो एजी टांसले थे उन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया था। और गहन पारिस्थितिकी किसने किया था? अर्निस्ट नेस ने किया था। मानव पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था, जो मानव पारिस्थितिकी का प्रयोग किया था वो किया था HS बैरोज ने 1923 में किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भूगोल की शाखा भौतिक भूगोल की शाखा है? कौन सी शाखा है जो कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत आती है? तो वो आती है आपकी भू आकृति विज्ञान। ये किस में आती है? भौतिक भूगोल में आती है। इसके बारे में देख लेते हैं। भू आकृति विज्ञान भौतिक भूगोल की बाद शाखा है, जबकि अधिवास भूगोल, जनसंख्या भूगोल तथा कृषि भूगोल मानव भूगोल की शाखाएं। मानव भूगोल में कौन कौन सा आ जाएगा आपका? अधिवास भूगोल आ जाएगा, जनसंख्या भूगोल आ जाएगा, कृषि भूगोल आ जाएगा। ये सब किस में आ जाएंगे? मानव भूगोल में। भौतिक भूगोल को विभिन्न भूविज्ञानों या फिर प्राकृतिक विज्ञान यथा मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र विज्ञान, मृदा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा भू आकृति विज्ञान, ये किस में आता है? भौतिक भूगोल में आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? पेड़ों को बचाना, महिलाओं को बचाना, धर्म को बचाना या फिर शिक्षा को बचाना। तो जो चिपको आंदोलन हुआ था उसमें जो मुख्य उद्देश्य था वो था पेड़ों को बचाने के लिए मुख्य उद्देश्य रखा गया था। ये हुआ था 1970 के दशक में वनों की सुरक्षा के लिए उत्तराखंड में शुरू किया गया था। कहाँ पे शुरू हुआ था ये? उत्तराखंड में शुरू हुआ था। भारत में वनों के संरक्षण हेतु अनेक उपाय किए गए हैं। अनेक उपाय कौन कौन से? जिनमें सामाजिक संस्थाओं द्वारा आंदोलन के रूप में चलाए गए चिपको आंदोलन, एपिको आंदोलन, मैत्री आंदोलन, तिलाड़ी आंदोलन, ये सब कैसे हैं? उल्लेखनीय है। इन्हीं से क्या हुआ है? पेड़ों की रक्षा या फिर बचाने के लिए प्रावधान इनसे मिलते रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक रबड़ उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार या फिर केरल। तो केरल राज्य आपका ऐसा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन होता है। डी ऑप्शन है इसमें सही हो जाएगा। विश्व में भारत प्राकृतिक रबड़ उत्पादन में चौथा स्थान रखता है। प्रथम स्थान में थाईलैंड है। विश्व के 10% रबड़ का उत्पादन यहाँ से होता है। कहाँ से होता है? थाईलैंड से होता है। भारत में केरल राज्य उत्पादन में एकाधिकार रखता है। जो केरल राज्य है उसमें सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन होता है, जिसमें कि 88.5% रबड़ का उत्पादन आपके कहाँ से होता है? केरल से होता है। बाकी के 12% 11.5% अन्य राज्यों से होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भूगोल में क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना का जनक माना जाता है। किसको माना जाता है? लेटजेल को, हेटनर को, मार्थे को या फिर एराटोस्थेनीज को। क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना का जो जनक माना जाता है वो माना जाता है आपके हेटनर को। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अल्फ्रेड हेटनर है। इन्होंने भूगोल को एक क्षेत्र विवरण कोरोलॉजिकल माना था। कोरोलॉजिकल माना था इन्होंने, जिसके अंतर्गत प्रदेशों का अध्ययन किया जाता है। इन्हें 20वीं शताब्दी का अग्रगण्य रीति अग्रदूत माना जाता है। विस्तृत यात्रा के पश्चात उन्होंने यूरोप का प्रादेशिक भूगोल नामक पुस्तक भी लिखी थी। पुस्तक कौन सी थी इनकी? यूरोप का प्रादेशिक भूगोल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वुहान औद्योगिक प्रदेश कहाँ पे है? वुहान को कौन नहीं जानता होगा? वुहान को तो शायद बच्चा बच्चा भी जानता ही होगा। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चीन में है ये वुहान औद्योगिक प्रदेश, जो लोहे एवं इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चीन में ये अवस्थित है। किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा और इस्पात के लिए। यहीं पर चीन का पहला लोहा इस्पात का कारखाना लगाया गया था। चीन के मध्य यांगटी सिकियांग घाटी में लियानहू बेसिन में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है? यांगटी सिकियांग घाटी है। घाटी में भी लियानहू बेसिन है, वहाँ पे ये आपका वुहान स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था? कब किया गया था? 1975 में, 1982 में या फिर 1985 में या फिर 1995 में। तो ये किया गया था आपका सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 1985 में इसका गठन किया गया था। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गंगा नदी को स्वच्छ रखने के लिए 1985 में गंगा एक्शन प्लान लगाया गया। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना 2009 में की गई। 2015 में गंगा की स्वच्छता पर विशेष बल दिया जा रहा है। केंद्र सरकार कई योजनाओं के तहत इसके जल को स्वच्छ रखने का प्रयास कर रही है। ठीक है, तो आप भी गंगा को गंदा मत करिए अगर पास में रहते हैं तो। निम्न पर्वतों में से कौन टर्सरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है? कुनलुन पर्वत, अपलेशियन पर्वत, एंडीज पर्वत या फिर आल्प्स पर्वत। तो जो अपलेशियन पर्वत है वो टर्सरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है। मुख्यतः टर्सरी युग जो आया होता है या फिर चलता है वो 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था और आज भी वह सक्रिय है। रॉकी है, एंडीज है, आल्प्स है, कुनलुन, हिमालय, ये सब किसका निर्माण करते हैं? टर्सरी युग में इनका निर्माण हुआ था। जबकि जो अपलेशियन पर्वत है वो हर्सिनियन पर्वत निर्माणकारी घटना का परिणाम है। कब का? ये हर्सिनियन टाइम का है। बाकी के सब किसके हैं? टर्सरी युग के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी सबसे कम है? कौन सा राज्य है वो? पंजाब है, तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश है या फिर बिहार है। तो जो आपका मध्य प्रदेश है वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी कम देखने को मिलेगी, क्योंकि वो कैसा एक इलाका है? वो एक पहाड़ी या फिर पठारी इलाका है। देख लेते हैं इसमें। सबसे कम जलोढ़ मृदा मध्य प्रदेश में पाई जाती है। मुख्यतः एक ऐसा एक पठारी प्रदेश है। जलोढ़ मिट्टी मैदानों और तटवर्ती भागों को मिलाकर लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। ये मिट्टियाँ नदियों द्वारा अपरदित पदार्थों से निर्मित होती हैं। यह मिट्टी धान, गेहूँ, गन्ना, दलहन, तिलहन आदि खेती के लिए उपयुक्त होती हैं। कौन सी वाली मिट्टी है ये? जलोढ़ मिट्टी है आपकी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रादेशिक भूगोल का क्रोड है, यह कथन किसने दिया था? डिकिंसन ने, ब्लॉन्स ने,
हर्टसन ने या फिर हर्बर्टसन ने, तो ये दिया था आपके ब्लॉन्स ने दिया था। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मानव भूगोल का संस्थापक एवं संभववाद की विचारधारा का जन्मदाता ब्लॉन्स को माना जाता है। भौगोलिक अध्ययन के संबंध में उनका यह मानना था कि भूगोल का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के धरातलीय खंड लघु समरूप क्षेत्र में मानव एवं पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन करना है। ब्लॉन्स महोदय ने प्रादेशिक भूगोल का क्रोड कहा था। क्या कहा था? प्रादेशिक भूगोल को उन्होंने भूगोल का क्रोड माना था या फिर कहा था? ये कहा था आपके ब्लॉन्स ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेपा नगर का संबंध किस उद्योग से है? तो नेपा नगर में आपका क्या बनता है? अखबारी कागज आपका नेपा नगर में बनता है। ये देख लेते हैं। नेशनल न्यूज प्रिंट एवं पेपर मिल खंडवा मध्य प्रदेश में है। 1955 में लगाई गई थी, जिसकी प्रारंभिक वार्षिक क्षमता 30,000 टन की थी, जो बाद में बढ़कर कितनी हो गई? 75,000 टन ये क्षमता इसकी हो चुकी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह किस भूगोलविद ने कहा है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है? ये किसने कहा है? ब्रून्स ने, ब्लॉन्स ने, हम्बोल्ट ने या फिर हंटिंगटन ने? तो ये कहा है आपके ब्रून्स ने। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देख लेते हैं इसके बारे में भी। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, यह कथन जीन ब्रून्स ने दिया था। इन्होंने अन्योन्य क्रिया का विचार बैडल डी ला ब्लॉस से प्राप्त किया था। इन्होंने एक विचार दिया था अन्योन्य क्रिया का, जो कि किससे लिया था? इन्होंने विचार किसका था? ये बैडल डी ला ब्लॉस से लिया था। ब्रून्स ने कहा था कि भौतिक प्रकृति की शांति उसके परिणामों एवं संबंधों में तथा उन संबंधों के परिणामों में एक दूसरे से बंधे हुए हैं। ये किसने कहा था? ब्लॉन्स ने। ठीक है, सॉरी ब्रून्स ने कहा था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। गल्फ स्ट्रीम किस महासागर से संबंधित है? गल्फ स्ट्रीम कहाँ पे चलती है? अगर आपको पता हो तो थोड़ा सा कमेंट में भी लिख दिया करिए बिना आंसर देके। मैं एक्सप्लेनेशन इसमें साथ में लेके चलती हूँ, क्योंकि आपके एक क्वेश्चन के साथ साथ में 4 क्वेश्चन तैयार होते हैं, इसलिए मैं एक्सप्लेनेशन साथ में लेके आती हूँ। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम किस महासागर में संबंधित है? उत्तरी प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, उत्तरी अटलांटिक में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये चलती है आपकी उत्तरी अटलांटिक महासागर में आपकी गल्फ स्ट्रीम चलती है। देख लेते हैं इसके बारे में भी। फ्लोरिडा की धारा जब एंटलीज धारा का जल समाविष्ट कर हैट्रस अंतरीप से आगे बढ़ती है तो उसे गल्फ स्ट्रीम की संज्ञा दी जाती है। किसको दी जाती है? फ्लोरिडा की धारा जो होती है उसी को। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर की गर्म जल धारा है। गल्फ स्ट्रीम की खोज सर्वप्रथम पोंस डी लियोन ने 1513 में की थी। यह धारा 20 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तरी अक्षांश के पास मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होकर उत्तर पूर्व दिशा में 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिम यूरोप के तट पर प्रवाहित होती है। ये किसके बारे में दिया गया है? गल्फ स्ट्रीम के बारे में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष महिला अनुपात कितना था? 2011 में जनगणना हुई थी, वो हुई थी पुरुष के आधार पर 1943 था। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जनसंख्या की लिंग संरचना को किसी अनुपात में व्यक्त करना लिंग अनुपात कहलाता है। भारत में यह अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के रूप में दर्शाते हैं। सन 2001 की जनगणना के अनुसार जो था भारत का लिंग अनुपात 933 था, और जो 2011 में कितना हो गया? बढ़कर 943 हो गया। 10 महिलाएं बढ़ गई। बधाई हो। निम्नलिखित में से कौन एक कुर्सी पर बैठने वाला दार्शनिक भूगोलवेत्ता कहा जाता है, जिसको कि आर्म चेयर जोग्राफी के नाम से जानते थे? वो थे आपके कांट। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इनको आर्म चेयर जोग्राफर के नाम से जानते थे। ठीक है, ये कहाँ के थे? जर्मन के थे। इमैनुअल कांट इनका पूरा नाम था। सबसे अंतिम और ये महत्वपूर्ण था, कांट ने वैज्ञानिक भूगोल को दार्शनिक आधार प्रदान किया। वाराणसी एवं कांट का काल आधुनिक भूगोल विचार के चिरसम्मत काल के नाम से ये जाना जाता है। किसमें? आधुनिक भौगोलिक विचार के चिरसम्मत काल का नाम इनको जाना जाता है। इनको आर्म चेयर या फिर किस लिए कहा जाता है? आरामदायक कुर्सी के रूप में इनको इसलिए कहा था क्योंकि इन्होंने कहीं भी भ्रमण नहीं किया था, सिर्फ एक दूसरे की इनकी पुस्तकें पढ़ पढ़ के ही इन्होंने अपनी विचारधाराएं लिखी थी। कहीं पर जा कर के नहीं, एक जगह बैठ कर के अपनी कविताएं जो लिखते थे भौगोलिक विचारधारा वो लिखी थी। बेवर ने औद्योगिक स्थापना संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन कब दिया था? ये दिया था उन्होंने 1909 में। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उद्योग के स्थानीयकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन प्रथम प्रयास बेवर ने किया था। यह सिद्धांत परिकल्पना पर आधारित था। बेवर का उद्योग के स्थानीयकरण का सिद्धांत 1909 में प्रकाशित हुआ, जिसका अंग्रेजी अनुवाद 1929 में हुआ था। थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री
ये इनकी क्या थी, अंग्रेजी अनुवाद था या फिर इनका सिद्धांत भी इसी नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ पे खोदी गई थी? रानीगंज में, धनबाद में, आसनसोल में या फिर झरिया में? तो जो पहली कोयले की खान खोदी गई थी वो खोदी गई थी रानीगंज में। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भारत में कोयले का उत्पादन सन 1774 में शुरू हुआ था, जब पश्चिम बंगाल के रानीगंज में भारत की खान खोदी गई। यह देश का सबसे महत्वपूर्ण एवं बड़ा कोयला क्षेत्र है। इस क्षेत्र से देश का लगभग 35% कोयला प्राप्त किया जाता है। कहाँ से? रानीगंज से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस महाकल्प को ट्रियासिक, जुरासिक तथा क्रेटेशियस युग में बांटा गया है? वो कौन सा है आपका? वो है आपका मीसोजोइक, जिसको कि ट्रियासिक, जुरासिक एवं क्रेटेशियस में बांटा गया है। देख लेते हैं इसके बारे में भी। वर्तमान समय पृथ्वी के इतिहास को कई कल्प एरा में विभाजित किया गया है। ये कल्प पुनः क्रमिक रूप में युगों में व्यवस्थित किए गए हैं। प्रत्येक युग फिर पुनः यानी कि फिर से छोटे उपविभागों में विभक्त किया गया है, जिन्हें शक या फिर पीरियड कहा जाता है। मीसोजोइक कल्प को 3 भागों में किया गया। 3 भाग उसके कौन कौन से हैं? ट्रियासिक, जुरासिक, क्रेटेशियस। इसके बाद में टर्सरी युग शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा सही अवरोही क्रम है? भारत के राज्य पूछा गया है, अवरोही क्रम। तो ये बता देते हैं इनको भी भैया, छोटे से बड़े में बड़े से छोटे में जाना है। तो ये हो जाएगा आपका झारखंड, झारखंड के बाद में उड़ीसा, उड़ीसा के बाद में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, ये आपके परसेंटेज दिए गए हैं कोयला के भंडार के, तो ये आप देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है, कौन सा स्थान है? तो ये भारत का दूसरा स्थान है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का मात्र कितना है? 2.4% है, जबकि भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। इस प्रकार जनसंख्या की दृष्टि से भारत में चीन के बाद में दूसरा स्थान आता है। पहला स्थान किसका हो जाएगा? चीन का हो जाएगा, दूसरा स्थान भारत का हो जाएगा, जबकि क्षेत्रफल देखा जाए तो वो 7वें स्थान पर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुhr औद्योगिक प्रदेश कहाँ पर है? ये है आपका जर्मनी में। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। राइन नदी की निचली घाटी में रुhr औद्योगिक प्रदेश जर्मनी में स्थित है। जर्मनी का प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है यह लगभग 70 किलोमीटर लंबा तथा 15 किलोमीटर चौड़ा है। यह उच्च कोटि का बिटुमिनस, कौन सा? सबसे जो उच्च कोटि का होता है बिटुमिनस, उच्च कोटि का होता है ये, सॉरी, बिटुमिनस कोयला मिलता है। यह क्षेत्र जर्मनी का लगभग 75% कोयले का उत्पादन करता है। इसका केंद्रीय भाग उद्योग के लिए प्रसिद्ध माना जाता है या फिर प्रसिद्ध है। चलिए आगे मिलते हैं। सुएज नहर मिलाती है किससे किसको मिलाती है? तो ये मिलाती है भूमध्य सागर को लाल सागर से, सुएज नहर आपकी मिलाती है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में भी। सुएज नहर विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर है, जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इस नहर को बनाने में एफ.डी. लेस्पेज की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। यह 1869 में यह नहर मिस्र की नील घाटी के निचले भाग में तथा सिनाई प्रायद्वीप को पृथक करती है। किसको? नील नदी, जो नील घाटी है उसके निचले भाग तथा जो सिनाई प्रायद्वीप है उसको ये अलग करती है। सुएज नहर के उत्तर में पोर्ट सईद है और दक्षिण में पोर्ट सुएज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश में नहीं है? कौन नहीं है? हल्दिया, जमशेदपुर, टीटागढ़, नौहाटी। जमशेदपुर आपका नहीं है, कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है। कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश जमशेदपुर स्थित नहीं है। कोलकाता जो हुगली औद्योगिक प्रदेश है, हुगली नदी के दोनों किनारों पर उत्तर में बांसबेरिया से दक्षिण में बिड़ला नगर तक 100 किलोमीटर की दूरी में ये फैला हुआ है। इस प्रदेश में प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं टीटागढ़ है, हल्दिया है, नौहाटी है, कोलकाता है, हावड़ा है, श्रीरामपुर है, सिरसा है, शिवपुर है, काकीनाड है, श्यामनगर है, सातपुर है, बजबज है, बिड़ला नगर है, बांसबेरिया है, बेसघरिया है, त्रिवेणी, हुगली, बेलूर, ये सब किस में आते हैं? आपके औद्योगिक केंद्र में आते हैं, जमशेदपुर के में। चलिए आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ एवं बद्रीनाथ स्थित है, कहाँ पे स्थित है ये आपका? ये स्थित है आपके कुमाऊं हिमालय में। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कुमाऊं हिमालय का जो विस्तार है सतलुज नदी से लेकर के काली तक पाया जाता है, 320 किलोमीटर तक। उत्तराखंड राज्य में है यह। पंजाब हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। इसकी प्रमुख चोटियां हैं
बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, गंगोत्री, नंदा देवी, कामेत। ये क्या है, इसकी प्रमुख चोटियां हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने मानव भूगोल की नींव रखी थी? जो मानव भूगोल की नींव रखी थी वो रेडजेल महोदय ने रखी थी। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। रेडजेल को राजनीतिक भूगोल का पिता कहा जाता है, मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। अपनी पुस्तक राजनीतिक भूगोल में उसने राज्य की तुलना जीव से की है। यह मानना था कि राज्य को या तो सामान्य जीव की तरह विकसित होना चाहिए या फिर समाप्त हो जाना चाहिए। ये किसने कहा था? रेडजेल महोदय ने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः भारत को कितने बृहद प्रदेशों में बांटा गया है? तो जो भारत को बांटा गया है 4 प्रदेशों में बांटा गया है। स्तर, शैलक्रम, विवर्तनिक, इतिहास, प्रक्रम तथा उच्चावचों के स्वरूप के आधार पर भारत को 4 प्रमुख भौतिक प्रदेश हैं उनमें विभक्त किया गया है। उत्तर का पर्वतीय भाग हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा प्रायद्वीप पठार, तीसरा हो जाएगा उत्तर भारत का विशाल मैदान और चौथे पर हो जाएगा तटवर्ती मैदान तथा द्वीपीय भाग। ये कितने हो गए? इसके 4 पार्ट हो गए जिसको कि भारत में बांटा गया है। ठीक है। भारत के निम्नलिखित झीलों में से कौन असम में स्थित है? कौन सी है? चपनाला झील, हमीरसर, कोलेरू, साला। तो जो चपनाला झील है ये आपकी कहाँ पे है? असम में है। चपनाला झील असम में स्थित है। हमीरसर झील हिमाचल प्रदेश में है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में और साला झील आपकी अरुणाचल प्रदेश में है। देश की अधिकांश झीलें लेक्स की स्थिति उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों में ही सीमित है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में भी कुछ महत्वपूर्ण झीलें स्थित हैं तथा मैदानी भागों में झीलों की कमी पाई जाती है। जब वहाँ पे मैदानी भाग में पानी ही नहीं होगा, झील कहाँ से बन जाएंगी? अर्धकुंडे निम्नलिखित में से किसने लिखा हुआ है? अर्धकुंडे लिखा था आपके रिटर महोदय ने। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं। अर्धकुंडे रिटर की सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित ग्रंथमाला है जिसका प्रकाशन 1817 से लेकर के 1859 तक में 19 खंडों में पूरा हुआ है। कितने खंड है इसके? टोटल 19 खंड है। रिटर ने भूगोल को अर्धकुंडे या फिर भूविज्ञान घोषित किया था। रिटर के भौगोलिक अध्ययन की पद्धति को निगमनात्मक पद्धति कहा जा सकता है। रिटर निश्चयवादी चिंतक था। यह मानता था कि भौगोलिक विविधता के द्वारा ही ऐतिहासिक विविधता उत्पन्न होती है। ये किसका मानना था? रिटर का मानना था। पूरा नाम है इनका कार्ल रिटर। चलिए आगे देखते हैं। हरिकेन के व्यास की लंबाई होती है। व्यास की लंबाई कितनी होती है? 10 से 50 किलोमीटर, 50 से 100 किलोमीटर, 100 से 200 या फिर 50 से 500 से 600। तो इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 500 से 600 किलोमीटर होती है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। हरिकेन उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं। हरिकेन कई घिरी समदाब रेखाओं वाले विस्तृत उष्णकटिबंधीय चक्रवात को कहते हैं। इसकी वायुदाब प्रवणता काफ़ी अधिक होने के कारण चक्रवातों में पवन का वेग 120 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। इनके व्यास की जो लंबाई होती है 160 से 640 किलोमीटर की इनके व्यास की लंबाई मानी जाती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व में मत्स्य उत्पादन में प्रथम कौन है? मत्स्य उत्पादन कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है? तो वो होता है आपका जापान में। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये कब का आंसर है आपका? ये जब प्रश्न ये जो पूछा गया था 2013 का डेटा के अनुसार जापान हो जाएगा। लेकिन जो नए आंकड़ों में अगर पूछा जाए तो विश्व के मत्स्य उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? चीन का है तथा दूसरा भारत का है। ये जो आंसर है ये 2013 के हिसाब से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेविस ने अपरदन चक्र की कितनी अवस्थाओं का उल्लेख किया था? तो जो डेविस की अवस्थाएं थी टोटल 3 अवस्थाएं थी। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक ज़रूर करना एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।